हेलो स्टूडेंट, कल्याणी एच अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शक्ति के बारे में। तो शक्ति यह लोक प्रशासन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसमें शुरू करते हैं शक्ति को। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें तो शक्ति का अर्थ होता है कि नियंत्रण करने की क्षमता। ठीक है, तो नियंत्रित करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। अब चाहे हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, दोनों ही संगठन में नियंत्रित किया जाता है, तो वही क्या है, शक्ति होती है। फिर इसके बाद में शक्ति जन समस्त क्षमताओं का एक समन्वित रूप है, जिसका प्रयोग राष्ट्र या संगठन अपने राष्ट्रीय या सांगठनिक हित और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। तो शक्ति क्या है, तो शक्ति हम देखते हैं कि जनता या जन समस्त क्षमताओं का समन्वित रूप होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जनता ने शक्ति दे रखी किसको, हमारे नेताओं को। तो जनता चुनती है इन नेताओं को और फिर नेता अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में, देश का विकास करने में। ठीक है, तो ऐसे अपन देखते हैं कि राष्ट्र या संगठन अपने राष्ट्रीय या संगठन के हित और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसके बाद फिर इसमें दूसरे के व्यवहार को उनकी इच्छाओं के विपरीत प्रभावित करने के साथ नियंत्रित करना शामिल होता है। तो शक्ति में क्या होता है, तो शक्ति में हम देखते हैं कि जो दूसरे के व्यवहार होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, तो उसके विपरीत, ठीक है, विपरीत प्रभावित करने के साथ साथ उनको नियंत्रित करना इसमें शामिल होता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि संगठन के नियम है कि ये कार्य अपने को करना है, अब उसमें आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि हमारी सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो ये उसका पालन सबको करना है। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको मानना ही पड़ेगा। तो वह क्या है, शक्ति है। इसके बाद में कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कलेक्टर कर्फ्यू की घोषणा कर देता है, तो जैसे कलेक्टर कर्फ्यू की घोषणा करेगा तो उस समय जो भी रूल्स है वो सबको फॉलो करना पड़ेंगे। अब आपकी इच्छाओं से फिर कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो जनता की इच्छा होती है उसके विपरीत होती है शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद में शक्ति के सामान्यतः 3 तत्व पाए जाते हैं। तो 3 तत्व कौन कौन से होते हैं शक्ति में, तो पहला होता है बल, दूसरा होता है प्रभाव और तीसरा होता है सत्ता। ठीक है, ये शक्ति के 3 तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा शक्ति होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में शक्ति के कई रूप होते हैं। ठीक है, शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे किसी के पास अगर धन दौलत ज़्यादा है तो उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा होगी, अगर किसी के पास उच्च पद है तो वह अधिक शक्तिशाली होगा। फिर इसके बाद में अगर किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है तो उसके पास ज्ञान की शक्ति है। फिर इसके बाद में अगर कोई बुद्धिमान है तो वह अपनी बुद्धि के दम पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा, तो वह भी शक्ति है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखें तो जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी किसी शहर में जहाँ पर चोर डाकू ज़्यादा होते हैं या गुंडागर्दी होती है, तो कभी कभी गुंडों के भय से, गुंडों के डर से दुकानें बंद कर दी जाती है, तो वह भी शक्ति है। लेकिन जब हमारा कलेक्टर अगर कर्फ्यू की घोषणा करता है और फिर शहर को बंद करवाता है, दुकानें बंद करवाता है, तो वह क्या है, वैध शक्ति है। तो शक्ति कार्य, अपना जो भी कार्य होता है या शक्ति के द्वारा हम देखते हैं कि अपनी बातें मनवाना, बात को मनवाई जाती है शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो शक्ति क्या है, अपनी बात को मनवाने का तरीका है। लेकिन जब इसी शक्ति को कानूनी रूप दे दिया जाता है तो वही शक्ति वैध शक्ति कहलाती है या कानूनी शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि शक्ति क्या है। तो शक्ति का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा क्या है। फिर इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि शक्ति के 3 तत्व कौन से हैं। तो ये 3 तत्वों के नाम आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें शक्ति की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शक्ति की परिभाषा दी है। तो पहले नाम इसमें देखिए बीरस्टीड का।
तो बियरस्टेड ने कहा है कि शक्ति समाज की मौलिक व्यवस्था का आधार है। जहां कहीं सुव्यवस्था है वहां शक्ति का अस्तित्व अवश्य होता है। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो शक्ति होती है तो वह समाज की मौलिक व्यवस्था होती है, क्योंकि शक्ति अगर नहीं होगी तो समाज व्यवस्थित नहीं रहेगा। तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और जहां कहीं सुव्यवस्था है, मतलब जहां भी अच्छी व्यवस्था है वहां शक्ति अवश्य है। ये इन्होंने कहा है बियरस्टेड ने। फिर इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने कहा है कि शक्ति सामाजिक इकाइयों के मध्य संबंधों का एक समुच्चय होता है। आ रहा समझ में? तो रॉबर्ट डहल ने कहा कि शक्ति क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक इकाइयाँ होती हैं, तो सामाजिक इकाइयों के मध्य जो संबंध होते हैं और उन्हीं का समुच्चय, उन्हीं का संघ क्या है, शक्ति है। ये इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद में अगले आता है लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। ये इन्होंने कहा है शक्ति की परिभाषा में। फिर इसके बाद में मैकाइवर। तो मैकाइवर इनका शक्ति के क्षेत्र में योगदान रहा है। इसके बाद में ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर, तो इन्होंने शक्ति के संबंध में कहा है कि समस्त शक्ति, समस्त संबंध, सभी प्रतिक्रियाएं, सभी व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाएं, ये सभी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। ये इन्होंने कहा है मैकाइवर ने। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति की परिभाषा लिखिए, तो इसमें इनमें से किसी एक विद्वान का नाम आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे देखिए इसमें शक्ति की विशेषताएं। अब शक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो पहली विशेषता क्या है ये देखिए। तो शक्ति की पहली विशेषता है कि परिवार, समाज, राज्य जैसे तमाम संगठनों के संचालन के पीछे शक्ति का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। अगर शक्ति नहीं होगी तो ये ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे देश के कोई से भी संगठन हो, ये शक्ति के बिना संचालित नहीं हो सकते। तो इनके संचालन के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसके बाद फिर अगली विशेषता है कि शक्ति ही राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। आ रहा समझ में? तो शक्ति क्या है, तो यह राजनीति का अंतिम लक्ष्य होता है। आज भी हम देखते हैं कि जो राजनीति में कार्य करते हैं तो सभी लोग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, तो फिर क्या होगा, तो जनता ने उसे शक्तियां प्रदान की है, तो 5 साल तक वह शासन करेगा फिर। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि शक्ति का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावकारी होता है। तो हम देखते हैं कि शक्ति का स्वरूप इंटरनेशनल लेवल, पूरे विश्व के स्तर पर प्रभावकारी होता है। ठीक है, अगर यूएनओ कोई भी एक अपना नियम बना देता है पूरे विश्व के लिए, तो सभी देशों को उसका पालन करना पड़ता है। तो ये क्या है, शक्ति ही तो है। ऐसे फिर अगर हमारे भारत की सरकार कोई कानून बनवा देती है तो उस कानून का पालन सभी को करना पड़ता है। ये क्या है, शक्ति है। फिर इसके बाद में अगला है शक्ति के द्वारा दूसरे के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। अब दूसरे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो गुंडागर्दी करते हैं तो उनके शक्ति के द्वारा उनको ठीक किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण अपन दें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत गुंडागर्दी होती थी, तो जब सरकार ने अपनी शक्तियाँ दिखाई तो सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो शक्ति ही है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि शक्ति का संबंध व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने से है और व्यक्ति में मानवता व औपचारिकता देखी जा सकती है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें पॉइंट कि शक्ति के लिए व्यक्ति और समूह के बीच लगातार या निरंतर या अनवरत संघर्ष चलता रहता है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि शक्ति व्यक्ति और समूह के संघर्ष का बिंदु है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, हमेशा। तो जो भी व्यक्ति है हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, फिर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है। पहले शक्ति प्राप्त करेगा और फिर शक्ति प्राप्त करने के बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है। फिर इसके बाद में शासन प्रणाली में शासक की इच्छा का नाम ही शक्ति होती है।
तो शासन प्रणाली में अपन देखते हैं कि जो भी शासक होगा तो शासक किसी न किसी पद पर रहता है, ठीक है। जैसे कलेक्टर की बात करें, चाहे एसपी की बात करें, चाहे जो पुलिस कमिश्नर होता है, तो इनका नाम ही क्या है, शक्ति है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि पद सोपान व्यवस्था में, सोपानी व्यवस्था मतलब पद सोपान, तो पद सोपान मतलब पदों का एक क्रम होता है, ठीक है। तो पद सोपान व्यवस्था में शक्ति का स्थान शीर्ष पर होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि कोई भी एक अधिकारी जैसे उच्च पदों पर होगा तो पद सोपान व्यवस्था इस प्रकार की होती है। अब इसमें उच्च पद पर जो भी अधिकारी होगा तो उसके पास तमाम शक्तियां होगी और वह अपनी शक्तियों को उपयोग करेगा। तो जो भी अधीनस्थ होगा तो अधीनस्थों को अपने उच्चाधिकारी की बात मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पद सोपान व्यवस्था में शक्ति का स्थान शीर्ष पर होता है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इसमें कि शक्ति में दंड देने की भी प्रवृत्ति होती है, और यदि कोई शक्ति का अनादर करता है या कर रहा है तो शक्ति उसे दंड दे सकती है। तो उदाहरण के लिए जैसे जो भी नियम कानून है, अगर नियम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो हमारे अधिकारियों के द्वारा दंडित किया जाता है। आ रहा समझ में? तो कोर्ट को ही देखिए, न्यायालय को, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो न्यायालय उसे दंड देता है कि नहीं देता है। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जैसे कुछ चोर होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं, अब इनको पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, फिर इनको ठीक करते हैं, मतलब इनको सुधारते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वाले अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं और फिर इन्हें दंड देते हैं, मतलब इनकी पिटाई करते हैं। तो चोर चोरी करना छोड़ देता है, गुंडे गुंडेगर्दी करना छोड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति क्या करता है, ये शक्ति दंड भी दे सकती है लोगों को ठीक करने के लिए। तो जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को ठीक करने के लिए शक्ति के द्वारा दंड भी दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि राज्य के तमाम कार्यों के निष्पादन के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति का ही हाथ होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि चाहे कोई सा भी राज्य हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्व का कोई सा भी देश हो, ठीक है, तो इनके कार्यों का ठीक तरीके से संपादन करने के लिए, ठीक तरीके से इनके कार्यों का निष्पादन करने के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं शक्ति का हाथ जरूर होता है, शक्ति का योगदान अवश्य होता है। इसके बाद फिर अगली विशेषता आती है कि शक्ति को संगठन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, ठीक है। तो संगठन में जब सारे लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कोई सा भी बड़ा कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। तो संगठन में शक्ति होती है, अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला जाता है कि शक्ति का राजनीति के साथ अंतर संबंध, मतलब शक्ति और राजनीति का कुछ संबंध है। तो किस प्रकार के संबंध है, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है इंपोर्टेंट। तो पहला पॉइंट आता है कि प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान के विषय, ठीक है, तो राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों के द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। तो शुरू से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के जितने विद्वान हैं उन्होंने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं और सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं और अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का निर्धारण भी किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि इन सभी को कार्य रूप देने के लिए शक्ति, ठीक है, तो इसमें देखिए आगे, इन सभी को कार्य रूप देने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो जितने भी कार्मिक होते हैं तो सबको अलग अलग कार्य सौंपा जाता है, सबके अलग अलग कार्य होते हैं, तो शक्ति के द्वारा ही उनके बीच कार्यों का बंटवारा किया जा सकता है। इसके बाद फिर शक्ति व राजनीति का अटूट संबंध होता है। तो शक्ति और राजनीति दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण समझी जाती है। इसके बाद फिर वास्तव में देखा जाए तो शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और मैकाइवर के अनुसार बहुपक्षी तत्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति के साथ शक्ति का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद देखिए कि जो राजनीतिक शक्ति होती है, तो राजनीतिक शक्ति के संबंध में तीन बातें होती हैं।
तो तीन बातें कौन सी होती हैं? तो पहली देखिए इसमें कि राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक होता है। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में हम देखते हैं कि जो उच्च पद पर होगा, ठीक है, तो वह अपनी शक्तियों का उपयोग किसके लिए करेगा? अधीनस्थों के लिए। तो वह जैसे आदेश देगा उच्च अधिकारी या जो भी उच्च पद पर बैठा हुआ है, तो उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति वह अपने अधीनस्थों को आदेश देगा तो अधीनस्थों को उसका पालन करना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जैसे राज्य के स्तर की बात हो चाहे राष्ट्र के स्तर की बात हो, तो राज्य के स्तर पर देखें अगर हमारे मुख्यमंत्री कुछ आदेश देते हैं तो सभी को मानना पड़ता है। ऐसे ही अगर केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री अगर कोई आदेश देते हैं तो सभी को उसका पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहला इसमें होता है, प्रथम बात इसमें यह होती है राजनीतिक शक्ति के संबंध में कि राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ इसमें संबंध प्रकट होता है। तो उच्च अधिकारी आदेश देते हैं, मतलब जो उच्च पद पर बैठा हुआ है वह आदेश देगा, और जो अधीनस्थ है तो अधीनस्थ अपना प्रतिवेदन अपने उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को देंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से इसमें ये पहला संबंध होता है राजनीतिक शक्ति के मध्य। अब इसके बाद में फिर दूसरा आता है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि हमारे मुख्यमंत्री को ही देखिए, तो मुख्यमंत्री के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है, अगर कोई नीति बनाई जाती है तो उसका पालन सभी को करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा और अंतिम होता है इसमें, यह अंतिम है इसमें पॉइंट देखिए कि राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है न कि भौतिक संबंध। ठीक है, तो जो राजनीतिक शक्ति होती है किस प्रकार के संबंधों को प्रकट करती है? मनोवैज्ञानिक संबंध को प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंधों को। तो इसमें जो कुछ भी कहा जाता है सभी को मानना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये राजनीतिक शक्ति के संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातें समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें तो शक्ति के संबंध में कौटिल्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए कौटिल्य ने क्या कहा है शक्ति के बारे में, तो इन्होंने कहा कि दंड शक्ति जो कि शक्ति का ही रूप होता है को राजनीति का मूल आधार माना जाता है। ठीक है, और एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो इन्होंने कहा था कि समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए दंड देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि अगर समाज को नियंत्रित रखना है तो दंड की शक्ति या दंड देना बहुत जरूरी होता है, और इसी दंड शक्ति के माध्यम से अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है, अपराध को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और जो अन्य समाज विरोधी तत्व होते हैं तो उन पर भी नियंत्रण शक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये कौटिल्य ने अपने विचारों में लिखा था। फिर इसके बाद में अगला आता है गिडिंग्स। तो गिडिंग्स शक्ति में निहित दो प्रकार के संसाधनों में भेद बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखो दो प्रकार के संसाधनों में भेद बताया है। तो पहला इन्होंने कहा कि भौतिक संसाधन। तो इसमें इन्होंने क्या कहा? तो इसमें इन्होंने कहा इसमें कि आर्थिक या आवंटनीय संसाधनों पर नियंत्रण करना। तो शक्ति भौतिक संसाधनों पर भी कैसे नियंत्रण करती है? तो इन्होंने कहा कि आर्थिक या आवंटनीय संसाधनों पर नियंत्रण करना, ये पहला भेद बताया इन्होंने। फिर इसके बाद में दूसरा उन्होंने बताया कि प्रभुत्व साधन या प्रभुत्वपूर्ण साधन। तो इसमें वैध शक्ति शामिल होती है और इसमें अन्य कई महत्वपूर्ण शक्तियां भी इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे निरीक्षण करने की शक्ति, इसके बाद फिर अपनी बातें मनवाने की शक्ति। अगर हमारी सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको लागू करवाने की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां इसमें शामिल की जाती है प्रभुत्वपूर्ण साधन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गिडिंग्स के अनुसार शक्ति में दो प्रकार के संसाधनों में इन्होंने अंतर बताया था, जो आपको बताया हमने। अब इसके बाद फिर अगला जाता है शक्ति के आधार। अब शक्ति के आधार कौन कौन से होते हैं? तो शक्ति के दो आधार होते हैं। तो पहला आधार हो जाता है लोकतंत्र में शक्ति का आधार, और दूसरा होता है तानाशाही में शक्ति का आधार। अब पहला देखें इसमें लोकतंत्र में शक्ति का आधार। तो इसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को शामिल किया जाता है। जैसे पहला होता है इसमें प्रभाव, फिर दूसरा होता है नेतृत्व, तीसरा होता है औचित्यपूर्णता, चौथा होता है सहमति, और पांचवा होता है आज्ञाकारिता।
तो ये इनको इसमें शामिल किया गया है लोकतंत्र में शक्ति के आधार में। दूसरा होता है तानाशाही में शक्ति का आधार। तो तानाशाही में शक्ति का आधार किस प्रकार से होगा, तो इसमें हिंसा, बल प्रयोग, कठोर कदम, दंड और भय, इनको तानाशाही में शामिल किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब पहला इसमें शुरू करते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का आधार। तो लोकतंत्र में शक्ति के आधार में पहला होता है प्रभाव। तो प्रभाव में शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और सरकार एवं जनता के तमाम कार्यों के पीछे शक्ति का प्रभाव अधिक होता है। और सरकार के द्वारा विधि निर्माण, विधि का मतलब कानून का क्रियान्वयन करना या कानून को लागू करना, जनता द्वारा विधि स्वीकार मतलब कानून को स्वीकार आदि कार्यों के पीछे शक्ति के महत्वपूर्ण आधार प्रभाव का ही हाथ होता है। ठीक है, अगर शक्ति का प्रभाव नहीं होगा तो कोई भी कानून जो बनाया जाता है उसका पालन करेगा ही नहीं। अगर सरकार ने कोई भी नीति बनाई है, अगर शक्ति का प्रभाव नहीं होगा तो कोई उसका पालन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए शक्ति का प्रभाव होना जरूरी होता है। शक्ति के प्रभाव से ही सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का सब पालन करते हैं, हमारी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का सब पालन करते हैं। ठीक है, कानून को सभी लोग स्वीकार करते हैं। अगर ये प्रभाव नहीं होगा तो कोई स्वीकार करेगा क्या। ठीक है, तो इसलिए ये प्रभाव होना जरूरी है। फिर इसके बाद में अगला आता है नेतृत्व। अब इसमें क्या होता है, तो राजनीति में नेतृत्व का आधार शक्ति होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि राजनीति में नेतृत्व का आधार क्या है, तो शक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में नेतृत्व के बिना शक्ति प्राप्त करना असंभव है और नेतृत्व नेता की आंतरिक क्षमता एवं बाह्य व्यवहार में प्रकट होता है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में नेतृत्व के लिए एक नेता में वाक्पटुता, साहस, परिश्रम आदि का होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है औचित्य पूर्णता। औचित्य पूर्णता में क्या होता है, तो लोकतंत्र में शक्ति का पालन औचित्य पूर्णता के आधार पर भी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका या प्रशासन का आदेश इसलिए मानता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह पूरे समाज के हित में है और पूरे समाज के हित के लिए औचित्यपूर्ण है। तभी तो लोग इसकी बात मानते हैं, तभी सारे लोग हमारे कानून की बातें मानते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सहमति। तो लोकतंत्र में शक्ति का आधार सहमति भी होता है क्योंकि सहमति के बिना शक्ति को प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता। आ रहा समझ में। तो आज हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और भारत में भी हम देखते हैं कि जो भी शक्ति होती है तो शक्ति में भी सहमति का होना आवश्यक होता है। अगर सभी की सहमति नहीं है तो शक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो इसलिए सहमति होना भी जरूरी होता है। फिर इसके बाद में अगला है आज्ञाकारिता। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का आधार जनता के द्वारा उसका पालन किया जाना है और सरकार के आदेश को जनता आज्ञा मानकर पूरा करती है और इसलिए शक्ति का अस्तित्व भी बना रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है जो हमने बताए अभी। अब इसके बाद देखिए तानाशाही में शक्ति का आधार। अब तानाशाही में शक्ति का आधार कौन कौन से होते हैं, तो पहला आधार देखिए इसमें हिंसा। ठीक है, तो जहां पर भी तानाशाही शासन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब जो भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक हो, अगर वह सरकार की बातें नहीं मानेंगे तो वहां पर मारपीट को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब पिटाई की जाती है। फिर इसमें क्या होता है, हिंसा भड़क जाती है। फिर इसके बाद में अगला जाता है दंड। तो जो भी कहना नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है बल प्रयोग। तो तानाशाही में शक्ति का आधार होता है बल प्रयोग, इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें कठोर कदम उठाए जाते हैं। आ रहा समझ में। तो अभी भी हमारे विश्व में ऐसे कुछ देश हैं जहां पर तानाशाही शासन होता है और जहां पर भी तानाशाही शासन होता है वहां पर कठोर कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर कोरिया होता है, तो उत्तर कोरिया का जो तानाशाही शासक होता है किम जोंग, तो वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और कठोर कदम उठाता है। फिर इसके बाद में इसमें भय पाया जाता है, मतलब जनता के मन में भय होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये तानाशाही में शक्ति के आधार होते हैं। तो अगर 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानाशाही के आधार पर शक्ति के आधार बताइए, तो ये आपको 5 पॉइंट सिर्फ लिखना होगा, ठीक है। और अगर 5 नंबर में इन्हीं को पूछा जाए तो इन्हीं का आपको डिस्क्राइब करना होगा, इन्हीं का आपको वर्णन करना है। ऐसे ही व्यवहार के आधार पर हमने बताया आपको शक्ति के आधार, तो उसमें आपको अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो इनका कुछ नहीं, आपको जो साइड हेडिंग है सिर्फ ये साइड हेडिंग लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो इन्हीं का वर्णन आपको करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, अगला आ जाता है शक्ति के स्रोत। अब शक्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें पहला स्रोत होता है ज्ञान, ठीक है। तो शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान होता है, और ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। और ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सके। तो ज्ञान भी एक शक्ति होती है, जिसके पास ज्ञान होता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है प्राप्तियां। तो ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत होता है, और इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले जो बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियां सबसे प्रमुख होती है। और साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे आर्थिक शक्ति का नाम भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की शक्ति एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित भी इसमें किया जाता है प्राप्तियों में। फिर इसके बाद में अगला स्रोत आता है इसमें शक्ति का संगठन। अब संगठन तो यह अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है, मतलब संगठन में शक्ति होती है। तो एक व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब संगठन के सारे सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि संगठन भी क्या है, तो संगठन भी अपने आप में एक शक्ति का स्रोत होता है। और कहा भी जाता है कि संगठन ही शक्ति है, और शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्ट राज्य ही होता है। और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप होना होता है। तो जिस राज्य में, जिस देश में जितनी ज़्यादा एकता होगी, जितने ज़्यादा संगठित होगा, उतना ही वह शक्तिशाली होगा। इसके बाद फिर अगला आता है आकार, ठीक है। तो आकार में क्या होता है, तो कई बार आकार को शक्ति का परिचायक माना जाता है, और यह भी सोचा जाता है कि एक संगठन का आकार जितना बड़ा होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय भी दिया जा सकेगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अपन देखते हैं बहुत सारे देश है, जैसे रूस है। तो रूस विश्व में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है, उसका आकार बड़ा है, तो वह क्या एक प्रकार से शक्तिशाली ही देश है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन एवं औचित्य पूर्णता के आधार पर शक्ति के कुछ प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए इसमें चातुर्य, मतलब बुद्धिमत्ता। तो चातुर्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का एक तरीका होता है, जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिमान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है, और इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चातुर्य की प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें व्यवहार परिवर्तन के आधार पर। तो व्यवहार परिवर्तन के आधार पर इसके अनुसार शक्ति के कुछ प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देखिए इसमें। अब देखिए फ्रेंड इसमें शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार 2 होते हैं। तो पहला देखिए इसमें व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा होता है औचित्य पूर्णता के आधार पर। तो ये 2 प्रकार होते हैं। तब इसमें पहला देखिए व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर। तो व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर तो इसके कुछ प्रकार हैं। तो देखिए इसमें पहला हो जाता है बल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या होता है, तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बल का सहारा लेता है, जैसे लूटमार, हिंसा, जासूसी, षड्यंत्र आदि बल प्रयोग के रूप में ही लिए जाते हैं।
और शासन व्यवस्था में कुछ राजनेताओं के द्वारा भी शक्ति की प्राप्ति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है इसमें प्रभुत्व। तो जब कोई व्यक्ति शक्ति हस्तगत कर लेता है तो उसे बनाए रखना जरूरी होता है, और शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। ठीक है, और व्यक्ति की शक्ति हेतु संघर्षरत प्रयास या संघर्षपूर्ण प्रयास ही प्रभुत्व कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह सब राजनीति में होता रहता है। ठीक है, तो इस पर अपन देखते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो सब अपनी सत्ता में आने के लिए सब लोग प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सभी लोग इसमें संघर्ष करते रहते हैं और लगातार इनका प्रयास जारी रहता है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें धोखा। तो शक्ति के प्रकार के रूप में छल करना, धोखा देना, कपट आदि को भी रखा गया है। और शक्ति का काम दूसरों को पराजित करना होता है, भयभीत करना या नियंत्रण में रखना है, तथा ये सभी काम कपट से भी किए जाते हैं। और इस प्रकार धोखा या कपट, ठीक है, तो धोखा या कपट ये शक्ति के प्रकार भी समझे जाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये तो था व्यवहार के आधार पर। अब इसके बाद देखिए औचित्य पूर्णता के आधार पर। ठीक है, तो पहला हमने आपको बताया था व्यवहार के आधार पर शक्ति। अब दूसरा आता है औचित्य पूर्णता के आधार पर शक्ति। तो व्यक्ति एक दूसरे के बीच वास्तविक संघर्ष या वास्तविक शक्ति के लिए संघर्ष करता रहता है, जिसका आधार औचित्य पूर्ण ही होता है। और औचित्य पूर्णता के आधार पर शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला प्रकार देखिए इसमें कानूनी शक्ति, दूसरा होता है परंपरागत शक्ति, और तीसरा होता है करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति। तो ये इसके 3 प्रकार होते हैं। अब पहला होता है कानूनी शक्ति। तो कानूनी शक्ति क्या है? तो देखिए इसमें यह आवश्यक होता है कि जब उच्च स्तर के व्यक्ति के द्वारा निर्मित कानूनों एवं आदेशों को नीचे के स्तर के लोगों पर पालन हेतु निर्देश दिया जाता है, और तब नीचे के लोगों का कानून की सत्ता में विश्वास होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम देखते हैं कि कोई भी एक उच्च अधिकारी, ठीक है, तो कोई भी एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, तो अधीनस्थ उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कानून में विश्वास होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कलेक्टर अपने अधीनस्थों को आदेश देते हैं, तो कलेक्टर के पास कानूनी शक्ति है और उस शक्ति में अधीनस्थों को विश्वास है, इसलिए बात मानते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है परंपरागत शक्ति। अब परंपरागत शक्ति ये क्या होती है? तो देखिए इसमें तो सोपानी व्यवस्था में, मतलब पद सोपान व्यवस्था में वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कनिष्ठ पदाधिकारियों को परंपरा के आधार पर आदेश दिया जाता है और कनिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा उनका पालन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके मामले में अपन देखते हैं कि जो राजा महाराजाओं की शक्ति होती है, ठीक है, तो राजा महाराजाओं को इस प्रकार की शक्ति में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने समय से परंपरा चली सी आ रही है कि जो राजा महाराजा के परिवार के लोग हैं तो पहले राजा महाराजाओं की बात मानते थे, अब उनके परिवार के लोगों की लोग बात मानते हैं। तो परंपरा से ऐसा चला आ रहा है, इसलिए उनके संपर्क वाले जितने भी लोग हैं उनकी बात मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला जाता है करिश्माई शक्ति। तो इसी को चमत्कारिक शक्ति कहते हैं। तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उसी के आधार पर आसानी से आदेशों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो करिश्माई शक्ति में या चमत्कारिक शक्ति में मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति के अंदर आम जनता की तुलना में असाधारण शक्ति होती है उसके पास, ठीक है, तो जब तक उसका करिश्मा होता है, चमत्कार होता है, तब तक उसके अनुयायी उसकी बात मानते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी फिल्म का हीरो देखो, तो जब तक फिल्म का हीरो एक्टिंग अच्छी करेगा, उसकी फिल्म सुपरहिट होगी, तब तक जनता उसकी बात मानेगी। और जैसे ही फिल्म में उसका एक्टिंग का जो तरीका है बदल जाता है या उसका चमत्कार खत्म हो जाता है तो उसके अनुयायी उसकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद में जैसे किसी हम गीतकार को भी इसमें ले सकते हैं या फिर कोई क्रिकेटर को भी इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्रिकेटर में जो भी क्रिकेटर अच्छे क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, तब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और वह जो भी कहेगा लोग उसकी बात मानेंगे। लेकिन जैसे ही कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी जब अच्छी क्रिकेटिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर लोग उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसका चमत्कार खत्म हो चुका है। तो जब तक व्यक्ति का चमत्कार होगा, जब तक व्यक्ति का करिश्मा होगा, तब तक उसके अनुयायी उसकी बात मानते हैं। तो करिश्माई शक्ति के अंतर्गत हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे फिल्म स्टार होते हैं तो फिल्म स्टार की बात मानी जाती है लोगों के द्वारा। फिर
इसके बाद जो क्रिकेटर होते हैं उनकी बात मानी जाती है। फिर इसके बाद में और भी अगर कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता है, कोई भी साधु संत है, ठीक है, तो इन सभी को इसमें करिश्माई शक्ति में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है वायरस्टेड के अनुसार शक्ति के प्रकार। तो जो वायरस्टेड है तो इन्होंने भी कुछ शक्ति के प्रकार बताए हैं। तो इसमें देखिए पहला ये बताते हैं दृश्यता के आधार पर। तो इन्होंने कहा है कि शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है और शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाता है तथा उसका प्रकट रूप अभिव्यक्ति होने पर सत्ता, बल आदि कहा जाएगा। तो ये इन्होंने कहा है दृश्यता के आधार पर, मतलब दृश्यता के आधार पर शक्ति क्या हो सकती है, अदृश्य भी हो सकती है और दृश्य भी हो सकती है। दृश्य मतलब जो दिखाई देती है और अदृश्य जो दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो जो दिखाई नहीं देती उसको इन्होंने प्रच्छन्न शक्ति कहा है। इसके बाद फिर जो प्रकट रूप में अभिव्यक्ति होने पर वो सत्ता, बल आदि उसको कहा जाएगा। फिर इसके बाद में अगली आती दमन की दृष्टि से। अब दमन की दृष्टि से क्या होता है, तो इसमें उन्होंने कहा कि शक्ति दमनात्मक या अदमनात्मक हो सकती है। तो औपचारिकता की दृष्टि में वह औपचारिक तथा अनौपचारिक होती है, ये इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद में प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से कहते हैं कि यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक के द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों के द्वारा प्रयुक्त हो तो उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला बताया उन्होंने शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से। तो उन्होंने कहा कि वह एक पक्षी या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय शक्ति भी हो सकती है। ये प्रकार बताते हैं वायरस्टेड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया कि केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से। तो केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से कहते हैं कि केंद्रित और विकेंद्रित अथवा विस्तृत शक्ति होती है। केंद्रीय शक्ति में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है और विकेंद्रित होने पर शक्तियां अनेक अधीनस्थ निकायों की स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधार पर प्रदान की जाती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि एक तो केंद्रीकरण के आधार पर जैसे हमारी केंद्र सरकार अपने नियमों को लागू करवाती है, और वहीं फिर विकेंद्रीकरण जब इसका किया गया तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें काम करती है, तो राज्य में राज्य सरकारें अपने नियमों को मनवाती है। फिर ऐसे ही हम देखें तो ग्रासरूट लेवल पर, मतलब निचले स्तर पर देखा जाए, स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हमारी स्थानीय सरकारें काम कर रही है। जैसे पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये अपने स्तर पर वहाँ पर जो नियम बनाती है तो उन नियमों को लागू करवाती है और नियमों को मनवाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको भी दो आधार पर बांटा जाता है केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से, केंद्रित और विकेंद्रित। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि जो विस्तृत शक्ति का स्वरूप है यह बिखरा हुआ होता है और अस्पष्ट होता है, जैसे जनशक्ति को इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि शक्ति की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम तथा निम्न शक्तियां भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो शक्ति होती है तो शक्ति स्थिति परक होती है, अर्थात इसका कर्ता किसी विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग करता है, ये इन्होंने कहा है वायरस्टेड ने, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि शासन व्यवस्थाओं में शक्ति की महत्ता, मतलब जो शासन व्यवस्था होती है तो उसमें शक्ति का क्या महत्व है। तो इसमें देखिए पहला महत्व आ जाता है कि लोकतंत्र एवं राजनीतिक शक्ति। तो इसमें देखिए तो समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की स्थापना के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और लोकतांत्रिक मान्यताओं का अनुपालन या लोकतांत्रिक मान्यताओं का पालन राजनीतिक शक्ति के आधार पर ही हो सकता है, न कि हिंसा के आधार पर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर न तो तानाशाही के आधार पर और न ही निरंकुशता के आधार पर शक्ति को मनवाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में शांतिपूर्ण माध्यमों, इसके बाद जैसे कानून, नैतिकता, अध्यादेश आदि का इसमें स्थान होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लोकतंत्र में हम राजनीतिक शक्ति की बात जब करते हैं तो इसमें निरंकुशता, तानाशाही इनको बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाता, इसका बिल्कुल भी इसमें कोई महत्व नहीं होता। फिर इसमें शक्ति को कैसे
लागू किया जाता है तो इसमें कानूनी आधार पर या नैतिकता के आधार पर शक्ति को लागू किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो भी कानून होगा या जो भी नियम होंगे तो उनको कानूनी तौर पर ही मनवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राजनीतिक शक्ति में सामूहिकता की भावना होती है और व्यक्तिपरक की नहीं। ये आपको याद रखना होगा कि जो राजनीतिक शक्ति होती है इसमें सामूहिक होती है, मतलब सभी लोग इसमें मिलकर कार्य करते हैं। व्यक्तिपरक नहीं मतलब कोई एक व्यक्ति इसमें कार्य नहीं करता। इसमें एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति की महत्ता नहीं होती, इसमें एक व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। और राजनीतिक शक्ति अंकुशहीन नहीं होती क्योंकि जनता के मत का उस पर दबाव होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राजनीतिक शक्ति लोकतंत्र में गतिशील रहती है और शासन व्यवस्था जब मनमाने तरीके से अपना कानून लागू करने की कोशिश करती है तब राजनीतिक शक्ति ही विरोध में खड़ी होती है। और जब शासन व्यवस्था अपने कर्तव्य के मार्ग से अलग होने लगती है तो राजनीतिक शक्ति हल्के बल के प्रयोग के बाद भी सफल नहीं होती और निरंकुश या सैनिक शासन स्थापित हो जाता है जो कि लोकतांत्रिक मान्यताओं को चकनाचूर कर देता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अगला जाता है राजतंत्र में सैनिक शक्ति। तो जिस प्रकार लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति की महत्ता होती है या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि राजनीतिक शक्ति लोकतांत्रिक महल की बुनियाद होती है, तो ठीक उसी प्रकार राजतंत्र में सैनिक शक्ति अपना प्रभाव रखती है और राजतंत्र की गतिशीलता व अस्तित्व सैनिकों की शक्ति पर आधारित होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जो राजतंत्र होता है तो राजतंत्र में सैनिक शक्ति तो ये किस पर आधारित होती है? सैनिकों की शक्ति पर यह आधारित होती है। प्राचीन काल में हम देखें तो राजतंत्र में सैनिक शक्ति का प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता था और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्राचीन समय में सैनिक शक्ति को दृढ़ता व संख्या ही राजतंत्र का आधार था। ठीक है, इसके बाद फिर वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में दुनिया के कई देश कहने के लिए तो लोकतांत्रिक हैं परंतु हकीकत में देखा जाए तो वहां सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है और सैनिक शक्ति का प्रभाव देखा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब देखिए इसमें शक्ति का प्रयोग एवं उसकी कुछ सीमाएं भी होती है। तो इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं तो देखिए इसमें पहला होता है कि शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शक्तियों या साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे पुरस्कार, दंड, लाभ देना या रोकना। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपमान इसमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला है इसमें कि इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है उदाहरण इसका कि जैसे अमेरिका होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों एवं उनके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात करता है अथवा विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर वह दूसरे साधन को अपना सकता है। फिर इसके बाद में सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है लेकिन कभी कभी इसमें असफलता भी प्राप्त होती है या कभी कभी असफल भी होना पड़ता है। जरूरी नहीं कि शक्ति का प्रयोग किया जाए तो हमेशा सफल ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, जैसे इतिहास, परंपराएं, सहमति, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके। इसके बाद फिर राजनीति विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूहों का दबाव। ठीक है, फिर इसके बाद में तो समूहों का दबाव आदि शक्ति की सीमाएं ये प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता,
कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बताया है शक्तियों का प्रयोग और उसकी कुछ सीमाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।